पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बहिष्कार की बात हो रही है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी कहता हूँ कि बहिष्कार करो, लेकिन विकल्प कहाँ हमारे पास। ये लड़ाई आज नहीं है भाई, 1948 से अब तक तो वहाँ लड़ाई हो रही है, सेम वैसे ही जैसे हमारी लड़ाई हो रही है। भारत ने 2 जंग लड़ लिया पाकिस्तान से, अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं गुलाम सरवर साहब, जिनको हम फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग हो रही है उस मसले पर उनसे बात करेंगे। आपने इनको बारहा टीवी पर देखा होगा, हर मसले पर खुलकर बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये बार बार होती क्यों रहती है। इसका बैकग्राउंड अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता सकें तो। देखिए, भारत के लोगों को ये बात समझने में बड़ी आसानी होगी जी और मुल्कों में भले ही दुश्वारी हो, जी लेकिन भारत के जितने लोग हैं बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। 47 से पहले भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत थी, जी अंग्रेज़ों का राज था और तकरीबन मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में भी अंग्रेज़ों का राज था। 47 में 90 साल के मुसलसल जद्दोजहद के बाद जी कंटिन्यू 90 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों में उस बरतानी सरकार के ख़िलाफ़ वाज़ाफ्ता, माने जिसको आज आप जंग जिस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, जंग ही था, जंग आज़ादी जिसको कहते हैं। तो 90 साल की लड़ाई के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। खिलाफत उस्मानिया, या जिसको ओटोमन एम्पायर के नाम से हिस्ट्री में आप जानते हैं, उसके विघटन के बाद, विघटन के समय यहूदी बड़ी मजबूती के साथ बरतानवी हुकूमत के और उनके फ़ौजों के साथ खड़े थे। तो जब बरतानिया का बोरिया बिस्तर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गोल हुआ और भारत भी स्वतंत्र हुआ, तो फ़िलिस्तीन भी आज़ाद हुआ, लेकिन जाते जाते यहूदियों को एक मुल्क कह कर दिया बरतानिया ने कि तुमने बड़ी वफादारी के साथ हमारा साथ दिया है, हम तुमको एक मुल्क दे रहे हैं जी या यूं कहिए कि उसने मुल्क मांगा कि हुजूर जाते जाते हमको कुछ कर दीजिए, दोनों बात मान लीजिए। जी तो फ़लस्तीन की ज़मीन जो 100% फ़िलिस्तीनियों की थी, इसमें आप मुस्लिम यहूदी मत बोलिए, फ़िलिस्तीनियों की थी, वो अब उसको 2 हिस्से में तकसीम किया गया, वैसे ही जैसे जाते जाते भारत को भी 2 हिस्से में बांटा गया। और भारत को 2 हिस्से में बांटने में भी आपको पता है POK का पेंच अभी भी फंसा हुआ है, तो हमको समझना आसान है। जैसे POK का पेंच जो है फंसा हुआ है, वैसे वहाँ भी जो बांट दिया गया, तो जो तय रेखा खींची गई, उस रेखा पर अड़े हुए वो लोग इजराइल के ने, एक मुल्क का नाम इजराइल रख दिया गया, एक का नाम फ़िलिस्तीन रख गया। 60-40 कह लीजिए, 64-46 कह लीजिए, या 66-44 कह लीजिए, 50-50 नहीं था, बांट दिया गया। वो बढ़ते रहे ने सीमा विवाद बरकरार रहा। वो विवाद ही असल झगड़े का जड़ रहा और आज भी है। अब तो हालात ये हैं कि 12-14% ज़मीन ही पर फ़िलिस्तीनियों का कब्ज़ा है, बाकी ज़मीनों पर इजराइल का कब्ज़ा। भारत पाकिस्तान में जंग क्यों है? पाकिस्तान भारत का दुश्मन क्यों है? सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी एक सवाल है ना भाई। भारत पाकिस्तान से आर पार की जंग भी हो चुकी है और प्रॉक्सी तो हो ही रहा। वो तो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मानता ही नहीं है अभी भी। कभी कल परसों भी 5-6 मारे गए हैं आतंकवादी, वो कभी कश्मीर में, कभी पूर्वोत्तर में, कभी कहीं, वो कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी चीन की मदद लेकर, कभी किसी की मदद लेकर। तो प्रॉक्सी कहने का मतलब ये है कि वो सीमा विवाद है, वरना कोई विवाद नहीं। हर आदमी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता, भारत भी अच्छे संबंध रखना चाहता, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान अपनी उस सीमा, तय सीमा को मानता नहीं, इसलिए हमारा झगड़ा। और वो फिर भी कभी भविष्य में जंग हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही फ़िलिस्तीन में इजराइल अपनी सीमा को मानता नहीं, आज भी वो अपनी सीमा में चला जाए, अभी जंग खत्म, लेकिन वो सीमा में जाएगा नहीं। उसके मन में तो कुछ और है, वो तो ग्रेट इसराइल का उसने मैप बना रखा है, सपना पाले हुए है। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये देखिए, लोग कहते हैं ये क़िबले अव्वल की लड़ाई है, बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई तो अपनी जगह है। हकीकत में ये लड़ाई पहले जो है वो है उस ज़मीन की जो बंटवारा 48 में हुआ था। 48 में वो आज़ादी मिली थी, तो वो ज़मीन जो 48 में बांटा गया था, उसमें अगर अपने अपने दायरे में दोनों आ जाते तो मसला
2 सेकंड में हल हो जाता। क़िबले अव्वल एक अलग लड़ाई है। बस मुझे आज की तारीख़ में ये कहें कि हमारी एकजुटता का कारण सिर्फ बैतुल मुक़द्दस है, मैं समझता हूँ फ़िलिस्तीनियों के साथ ये भी नाइंसाफ़ी होगी। बैतुल मुक़द्दस की तो है ही, लेकिन फ़िलिस्तीनियों की जो वाजिब ज़मीन है हम तो उसके हक़ में भी हैं ना भाई। तो अगर सिर्फ हम ये कहें कि हम इसलिए उसके पीछे हैं, नहीं समझे, हम फ़िलिस्तीनियों का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ हम क़िबले अव्वल की हुसूलियाबी चाहते हैं, तो ये इतनी बात जो है, बात तो दुरुस्त है ये, लेकिन शायद फ़िलिस्तीनियों के लिए बात दुरुस्त उतनी नहीं है। फ़िलिस्तीनियों की हमदर्दी पूरी दुनिया में है जिसका क़िबले अव्वल से कोई रिश्ता नहीं। जैसे भारत की बड़ी आबादी को कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बैतुल मुक़द्दस आपके पास रहे या ना रहे, भारत की बड़ी आबादी को उससे कोई लेना, लेकिन भारत की एक परंपरा रही, तारीख़ है भारत की, और वो तारीख़ है फ़िलिस्तीनियों के इस जंग में हिमायत की। उसके लिए कई मिसालें हैं। जनाब यासिर अरफ़ात साहब मरहूम, और जब इंदिरा गांधी थी स्वर्गीय, तो दोनों के जो मरासिम थे, जबकि यासिर अरफ़ात जिस तंजीम को लीड करते थे उसका नाम ही था फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन, ठीक है, नाम समझिए पहले। तो मुक्ति का मतलब है गुलामी, मुक्ति का मतलब है गुलामी, तो गुलामी थी, मुक्ति की लड़ाई चल रही थी। तो यासिर अरफ़ात थे फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी उसको भाई मानते थे। मॉरल सपोर्ट भी था, सोशल सपोर्ट भी था, पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी था। वो सपोर्ट कंटिन्यू रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सारे भारत के लोग सुन रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कही है ये बात। वो चीज़ें जो हैं, वो बैतुल मुक़द्दस का एक इशू तो है, वो तो मुस्लिम दुनिया का, लेकिन पूरी दुनिया की जब हम बात करें, इन होल पूरे वर्ल्ड की बात हम करें, तो उसमें आज अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा ज़रूर है। वही बरतानिया जो बांट कर गया था वो भी खड़ा है, जबकि सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए कि बांट कर तो आप ही गए थे, तो जो शेयर आपने फ़िलिस्तीनियों को दिया था वही आज दिलवा दीजिए, लड़ाई तो है ही नहीं। तो ये इशू असल में बेईमानी, शैतानी और सबका एक अलग अलग एजेंडा है। अमेरिका का अलग एजेंडा, ब्रिटेन का अलग एजेंडा है, सबका इसमें मफाद वाबस, सबका मफाद। आज रशिया को आप कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, उसका भी मफाद है। चाइना को कह रहे हैं, चाइना तो पूरे प्लान बनाए हुए है कि मिडिल ईस्ट में हम जो है। आपको रोकूंगा, मुस्लिम ममालिक का क्या मफाद है जो फ़लस्तीन के हक़ में वो आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे हैं, या अमेरिका से वो दो हाथ नहीं करना चाहते हैं, या उसके दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं? शायद ये वजह हो सकती है जो मुस्लिम ममालिक अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते और फ़लस्तीन की हिमायत नहीं। 2-3 वजह। पहली बात कि मुस्लिम ममालिक की ये हैसियत है भी नहीं कि वो अमेरिका से फ़ौजी लड़ाई लड़ ले। आज की तारीख़ में अभी कोई हैसियत ऐसी नहीं है। कहा जाता है ईरान ऐसे, और आज आपको बता दूं, दुनिया का सेकंड आर्मी रखने वाला सद्दाम हुसैन था पूरी दुनिया में उस वक्त। 1991 की बात कर रहा हूँ, कोई 1000-2000 साल की पहले की बात नहीं हो रही है। 1991 तक जो माने रिज़र्व आर्मी था वो सबसे मजबूत, सेकंड सबसे मजबूत आर्मी दुनिया का माना जाता था, रिपब्लिकन गार्ड जो सद्दाम हुसैन का था। आज क्या हाल है? तहस नहस तबाह कर दिया गया, दुनिया तमाशा देखती रही। तारीख़ में वो मंज़र कभी देखा ही नहीं होगा आपने, शायद किसी किताब में भी नहीं हो कि किसी मुल्क का माने राष्ट्रपति और उसको लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा जाता हो और आखिरी में उसको कत्ल किया जाता हो फांसी के नाम पर। ये भी तारीख़ में एक अजीब दास्तान है, और सारी दुनिया में सन्नाटा रहा, किसी ने उसके लिए बात नहीं की। क्या आलमी कोर्ट और क्या फलां और फलां, ये सब बेकार की बातें हैं। आज इजरायली यूएनओ को क्या कर रहा है? तू कौन है बे? कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मतलब कुछ है ही नहीं दुनिया में, सबका अपना फ़ायदा है। जो हंगामा कर, आप देखिए कि सब आदमी ढूंढ रहा कि मेरा बिजनेस, मेरा फलां, मेरा चिला। चीन की रुचि क्या है? वही चीन जो वैगन, कौन है वैगन मुसलमान? वहाँ चीन में एक प्रांत है जहाँ वैगनार या क्या बोलते हैं मुसलमान, उसको उसके साथ जुल्म कर रहा, और वही चीन यहाँ कूद के आ गया। तो उसका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उसका भी है। ये गलतफहमी हमको निकालना होगा कि उसका भी इंटरेस्ट क्या है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पीछे धकेल कर मिडिल ईस्ट की बाजार पे हम कब्जा कर लें। यही तो है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भारत ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी आज़ादी की। बरतानिया को 90 साल
तक लड़ने, लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद हमने खुद भगाया था। जी हमने वो सारी हमारे यहाँ भी नरम दल गरम दल दोनों थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो गोली बंदूक की बात चल रही थी। बाकी लोग गांधी जी थे, वो अहिंसा का रास्ता अपनाए हुए थे। तो वो फिलिस्तीन में भी दोनों गुट है, आज भी दोनों गुट है। हमास है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले लाइन पर है, बाकी लोग वार्ता कर रहे हैं, रास्ता निकलेगा। ठीक है, तबाही ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन में हो रही है। हमारे यहाँ जलियांवाला बाग भूल गए क्या आप? गोलियों से भून डाला था ना भाई, उसको जस्टिफाई करेंगे? गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, मौलाना आज़ाद जेल गए। क्या चोरी करने में गए थे? डकैती में गए थे? अरे भाई इसी आज़ादी की लड़ाई में गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने कौन सा मुकदमा लगाया था वो तो देखिए। अंग्रेजों ने कहा था कि ये देशद्रोही है, धारा वही 124 धारा जो कहते हैं, ठीक है, 124A, ठीक है। तो ये जो पैमाना आप भारत की गोदी मीडिया वाला पैमाना बिल्कुल न बनाइए कि वो फला है और उस पर तो अमेरिका नहीं कहते। अमेरिका होता कौन है बोलने वाला भाई? अमेरिका बताएगा कि हम क्या हैं? अबे हम हमारे मुल्क का अपना कानून हमको बताएगा ना। अमेरिका कौन है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाला? अच्छा सर, ये जंग के खिलाफ जो जंग की उसूल हैं, जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है इसराइल बार बार। जैसे उसमें ये है नहीं, 91 में अमेरिका ने भी जंग के उसूल के खिलाफ सारा काम किया। अभी रशिया भी जंग के उसूल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी तौर पर जो कोर्ट है या यूएनओ है या और जो आलमी सेहत इदारा है, वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, यूएनओ जो है वो पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ नाम है कुछ भी नहीं। अमेरिका की दादागिरी चलती है, अमेरिका की सरजमीन पर वो तंजीम भी है, आपको पता ही है। और दादागिरी का ये अंजाम है कि 5 लोगों को जो वीटो का इख्तियार दिया गया, उनको जब मन में आए वो वीटो का इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोगों की राय की कोई अहमियत नहीं होती है, कोई ओपन डिस्कशन नहीं होता, कोई आम सहमति नहीं होती है। मान लीजिए वोटिंग अगर हो और वोटिंग में कम ज़्यादा का तादाद हो तो फिर वीटो कहाँ से आ गया? लेकिन वोटिंग में अगर आप जीत भी रहे हैं और किसी ने वीटो कर दिया तो आपका मामला ख़त्म। तो उसूल ही गलत है, बुनियादी उसूल गलत है। ये उसूल कहीं से भी अक़लन अमलन सब रद्द करने वाला। भाई जब वोटिंग हो गया तो जिसके फेवर में ज़्यादा वोट आया वो काम कीजिए ना। लेकिन ऐसा है नहीं यूएनओ में। यूएनओ में मान लीजिए अमेरिका ने कोई तजवीज़ पेश किया और वोटिंग में अमेरिका के फेवर में हो गया और रशिया ने वीटो कर दिया तो ख़त्म खेल, नहीं माना जाएगा। ये वीटो पावर एक नया टेक्निक इन लोगों ने अपनाया। तो एक तो ये गलत है। दूसरी बात है कि अब तक यूएनओ का रोल बताइए आप कहाँ पर हुआ है? कोई पॉजिटिव रोल आप बताइए पूरी दुनिया के किसी भी मामले में, चाहे चेचनिया के मामले में, बोस्निया के मामले में, ईरान के मामले, इराक के मामले में, अभी रशिया और यूक्रेन के मामले में, इससे पहले हिरोशिमा के मामले में, किसी मामले में आप बता दीजिए कि जब यूएनओ जब से वजूद में है उसके बाद दुनिया में, अब बर्मा के मामले में छोड़िए ना आप, यूएनओ की क्या भूमिका रह गई? वहाँ से 30 लाख लोगों को आपने वहाँ की सरकार ने निकाल के फेंक दिया। आज भी वहाँ की सरकार जो है जेनोसाइड कर रही है। आज भी डेली जो है मारधार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। तो सब तो बेलगाम है। यूएनओ क्या है? यूएनओ एक कठपुतली है जो अमेरिका और बरतानिया की कठपुतली है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ये तो डिस्कशन का मतलब इस पर करना ही बेकार है। को हम डिस्कस करें कि यूएनओ और उसूल और ज़ाब्ता, कोई उसूल कोई ज़ाब्ता नहीं है। जिसकी जो ताकत है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव में एक बात बता दूं, दबंग लोगों के पास कोई पंच और प्रधान जो है वो कुछ कर नहीं पाता है। वो बोलता मैं देख लूँगा, इसको भी देख लूँगा। और प्रधान ने कुछ कहा तो बोला तुमको भी देख लूँगा। सरपंच ने कुछ कहा, बोला तुमको भी देख लूँगा। यहाँ तक के ऐसे भी दबंग हम लोगों के इलाके में जो थाना अगर कुछ बोले तो बोले तुमको भी देख लूँगा। और देखने वाले एक दो नहीं, हज़ारों नाम है हमारे यहाँ जो एसपी को भी देख लेते थे। अभी एक दो लीडरान गए हैं इस दुनिया से जल्दी जल्दी में, जिनके बारे में कहा जाता था कि जज भी डरते थे। तो डरते थे का मतलब क्या था कि उसको भी देख लेता वो। तो अमेरिका वही है। अमेरिका कह रहा यूएनओ को भी देख लूँगा, तो गल्फ कंट्री को भी देख लूँगा, नहीं समझे? और रूस बोलेगा उसको भी देख लूँगा, ईरान बोलेगा उसको भी देख लूँगा। तो ये देख लूँगा की लड़ाई है ये, ठीक है। जिसकी लाठी ना, कोई उसूल कोई ज़ाब्ता नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मसला है। और अब ये चीज़ है कि धीरे धीरे स्पेशली मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो फ्यूचर प्लान बनाए। हमेशा एक हमारे अंदर कमी है कि हम एकदम वर्तमान को देखते हैं। प्रेजेंट ने बस यहीं पे होना चाहिए, आर या पार और जो इनकलाब और जिंदाबाद और जुलूस और जलसा और मार और धार, और फिर हम अपने बैक हो जाते हैं। नहीं, आपको एक 100 साल का प्लान, 50 साल का प्लान, 20 साल का प्लान बनाना पड़ेगा।
चुनौतियां क्या है। आप एक नई बात बोल देता हूँ एडिशनल इसको कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बहिष्कार की बात हो रही है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी कहता हूँ कि बहिष्कार करो, लेकिन विकल्प कहाँ हमारे पास? विकल्प हमारे पास है तो आप बताइए। प्रोडक्ट की बात इजरायली अमरीकी प्रोडक्ट की, बरतानिया प्रोडक्ट की, मैं कहता हूँ मैं सबका बहिष्कार कर दूं तो मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए और मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, जो विकल्प है मुतबादिल आप देंगे ना। हमने इस पर काम ही नहीं किया, हमने कभी काम नहीं किया, हम तो अय्याश हो गए। हम तो उस वाटर का इंतज़ार कर रहे हैं जो इसराइल बनाए, एक बूंद पिए तो 2 घंटे तक प्यास न लगे, वो इसराइल दे रहा। लाओ भाई 500 रुपये में 1 लीटर बोतल, ठीक है, और वो लोग पी रहे हैं, अरब के अय्याश पी रहे हैं। भारत के भी मुसलमान जिनको अल्लाह ने ज़्यादा दे दिया ज़रूरत से, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा असल ये है कि हमको विकल्प बनाना चाहिए, और हर चीज़ का विकल्प बनाना, ठीक है, सुई से लेके जहाज़ तक का विकल्प हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास मिसाइल, अब इस मामले में ईरान बहुत हद तक एक माने इनकलाबी मुल्क कहलाएगा जिसने हर चीज़ की कॉपी करने का काम शुरू किया है। तो ये सबको करना चाहिए। तो आप उस तरफ जा नहीं रहे हैं, अब बहिष्कार कर देंगे तो आज जुम्मा है तो ये कर देंगे, तो कल शनिचर है तो वो कर देंगे। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल दायमी तब है जब आपके पास रोड मैप हो, 10, 15, 20 साल का प्लान हो, और हर चीज़ का विकल्प तलाशिए। लड़ाई आज नहीं है भाई, 1948 से अब तक तो वहाँ लड़ाई हो रही है, सेम वैसे ही जैसे हमारी लड़ाई हो रही है। भारत ने 2 जंग लड़ लिया पाकिस्तान से, अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं, अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक और घुसपैठ और सब कुछ तो हो ही रहा। तो जहां संभावनाएं बनी हुई हैं वहां विकल्प की तलाश में तेजी से हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज ये जंग आखिरी जंग नहीं है इजराइल फिलिस्तीन का, इसके बाद भी जंग होगा, ये आपको मैं कह देता हूँ। कोई छोटा सा समझौता होगा, ठीक है, और तत्काल जो है उसको लागू किया जाएगा, वो फिर सीज फायर का फिर उल्लंघन होगा। तो ये मसला तो होगा ही, चूँकि दायमी हल तभी होगा जब वो दोनों ईमानदार हों। तो एक के बारे में हमको पता है कि वो ईमानदार है ही नहीं, जब वो ईमानदार है ही नहीं तो आपको फिर दायमी हल ताकत के बल पर ही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि हमास ने बहुत हद तक किया है। 81-82 नहीं 87 में तो शायद क़याम ही हुआ इसका, 87 में बहुत कम अरसे में उसने बहुत हद तक तैयारी की है, लेकिन जो असल तैयारी है उसमें अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है उस मसले पर, उसके बैकग्राउंड पर खुलकर हमसे गुफ्तगू की। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।